हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण और इसकी एक्सरसाइज है 4.3। इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को आपने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है और आज आपको उसी के आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, कुछ भी नया नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों को करना है। आपको यहां पर 7वें प्रश्न से आगे बढ़ना है। हमने पिछले वाले लेक्चर में 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया था और अब तक अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो एक बार आई बटन दबाएं और उस वीडियो पर जाके उनको कंप्लीट कर लें ताकि पूरी एक्सरसाइज आपकी एक साथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बिना कुछ रुकावट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7वां प्रश्न क्या है, लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर 180 दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। प्रश्न कहता है छोटी संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो ध्यान दें, हम ये मानते हैं कि संख्याएं हमारे पास इस प्रकार हैं। माना दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि संख्याएं x और y अगर मान लें, इसमें से ये मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा है y से। इस प्रकार हमने ये मान लिया कि x बड़ा है y छोटा है। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि इनमें पहली शर्त हमें दी गई है इसमें कि संख्याओं के वर्गों का अंतर कर दें, मतलब x और y दोनों संख्याएं, इनका वर्ग करके घटा दें। तो वर्गों का अंतर बराबर हमें दिया गया है कितना, 180 के बराबर दिया गया। यहां लिख दें 180। ठीक है, देखो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो यहां से वर्गों का अंतर करोगे तो ऐसा कभी कदाप मत कर देना कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दो, क्योंकि हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया है कि x बड़ा है y छोटा है, इसलिए बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तब हमें अंतर 180 मिलेगा। ये प्रश्न में दिया गया है। तथा एक शर्त और देखो दूसरी वाली हमें दी गई है। क्या दी गई है, ये हमें एक दूसरी शर्त दी गई है कि जो छोटी संख्या है, ध्यान से समझो कि यहां पर हमें जो छोटी संख्या दी गई है उसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या कौन सी है, y। ध्यान दें, छोटी संख्या कौन सी है, y। इसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या x है, उसका 8 गुना कर दें तो छोटी संख्या का जो वर्ग है अर्थात y का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर दिया गया है। ये यहां पर हम पहली शर्त और यहां पर ये दूसरी शर्त, इस प्रकार से दोनों शर्तें जो दी गई हैं उनसे हमने इक्वेशन बना लिए। अब यहां से हम यहां y स्क्वायर को 8x के बराबर लिख रहे हैं और समीकरण 1 में रख दें तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो ध्यान दें, समीकरण 1 में y स्क्वायर बराबर 8x रख दें। ठीक, रखने पर यहां पर हम देखो x स्क्वायर लिख दें, माइनस y स्क्वायर को 8x लिख दें और बराबर में 180 लिख दें। ठीक, तो यहां से हमें इस प्रकार से देखो इक्वेशन मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 लिखेंगे बराबर 0 लिख दें। ठीक है, बस 180 के गुणनखंड करें। अब यहां पर गुणनखंड विधि से हम इसमें x के मान ज्ञात कर लें। किस प्रकार से, देखो ध्यान दें, x स्क्वायर 180 का मतलब 18 गुणे 10 लिख दें और 18 में से अगर 10 घटाओगे तो हमें 8 मिल जाएगा। सीधी सी बात है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस यहां लिखेंगे 8x प्लस यहां लिख दें 10x और माइनस का 180 लिख दें बराबर में 0। सीधी बात है, माइनस का 18 प्लस का 10 लिखोगे माइनस का 8x बचेगा, माइनस 180 ज्यों का त्यों बराबर 0। यहां से देखो हम दो दो के जोड़े बना के समूह बनाकर कॉमन लें तो इस समूह से x कॉमन दिख रहा है, तब हमें x माइनस 18 मिल जाएगा। यहां से इस समूह से प्लस का 10 कॉमन लें तब हमें x माइनस 18 मिल जाएगा और बराबर 0 लिख दें। फिर से देखिए x माइनस 18 यहां कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 10 यहां मिल जाएगा बराबर 0 लिख दें। अब यहां समझते, अगर यहां से पहला गुणनखंड 0 लिखते हैं, ये गुणनखंड देखो ध्यान दें,
इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है, तो ये 0 अथवा ये 0। तो यदि हम पहला गुणनखंड 0 लिख दें, यदि x माइनस 18 बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू हमें 18 मिल जाएगी। और यदि यहां पर x प्लस 10 बराबर 0 लिख दें तब हमें x का मान माइनस 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जब x का मान 18 मिल रहा है, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें जब x बराबर 18 तो y का मान कितना होगा। देखो ध्यान दें, यहां से देखो y स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान 18 लिख दें। ध्यान दें x का मान कितना है यहां पर 18। ठीक है, तो हमें y स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 18 अट्ठे 144 होता है। और y का मान यहां से देखो कितना प्लस माइनस 12 मिलेगा। y का मान कितना मिलेगा, प्लस माइनस 12। और फिर से देखो जब x का मान हम माइनस 10 लिख दें, x बराबर माइनस 10 लिख दें, तब हमें y स्क्वायर का मान देखो कितना मिलेगा। तब हमें y स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 8 गुणे माइनस का 10 लिख दें। x का मान कितना लिखोगे, x का मान यहां माइनस 10 लिख दिया। ठीक है, और माइनस 10 लिखने से हमें y स्क्वायर का मान माइनस का 80 मिल जाएगा। अब वर्गमूल आएगा नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं आता है। अंडर रूट माइनस 80 यहां पर लिख दें, ये इसको हम क्या लिखेंगे, अमान। मतलब x का मान y का मान ये मान नहीं होगा, मतलब ये मान काल्पनिक मान होगा। क्या मान होगा, काल्पनिक मान होगा, इसलिए इसको छोड़ सकते हो। अब यहां पर बड़े आराम से हम x और y के मान जो हमने निकाले हैं, देखो ध्यान दें, वो संख्याएं हमें मिल जाएंगी जो हमसे पूछी गई हैं। देखो ध्यान दें, अगर x का मान हम 18 लिखते हैं, अगर x का मान 18 लिखते हैं तो y का मान हमें 12 मिलता है। और या लिख दें, या अगर x का मान 18 और y का मान माइनस 12 भी मिल सकता है। मतलब ये हमें संख्याएं मिल रही हैं, कौन कौन सी, 18,12 या 18, माइनस 12, क्योंकि यहां पर संख्याएं माइनस प्लस किसी में भी हो सकती हैं। प्रश्न में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई है कि ये दोनों संख्याएं धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, तो प्लस की माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये संख्याएं 18,12 हो सकती हैं या 18,-12 भी हो सकती हैं। ये दोनों संख्याएं इन शर्तों का पालन करेंगी। देखो हम पुष्टि करके दिखा सकते हैं आपको, यहां पर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करके देखें तो आपको 180 मिलेगा, पक्की बात है। और यदि छोटी संख्या का वर्ग करें तो यह बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर होगा। देखो इसका वर्ग करोगे तो यहां पर छोटी संख्या कितनी है, 12 है ना, तो इसका जब वर्ग करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 मिलेगा। और छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, 144। और बड़ी संख्या का अगर 8 गुना कर दें, मतलब 18 में अगर 8 का गुणा कर दें तो 18 में 8 का गुणा भी 144 ही तो होता है। इसका मतलब अब ये निश्चित हो गई कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। और यही बात यहां भी लागू हो जाएगी, ये छोटी है, इसका स्क्वायर कर दो और बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर, क्योंकि इसका स्क्वायर जब करोगे तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें संख्याएं मिल गई 18,12 या 18,-12। ठीक है, यही आपका आंसर है, नोट कर लो भाई। ठीक है, क्लियर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहां पर हमने 7वां प्रश्न आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब रब कर देते हैं इसको और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका अब 8वां। देखो ध्यान दें, 8वां प्रश्न आपका क्या कहता है। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। भैया निश्चित रूप से अगर किसी भी गाड़ी की तेज चाल कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसको कम समय लगेगा, है ना। आप अपने घर से कभी विद्यालय जाते हो और अगर अपनी चाल बढ़ा दें तो रोज से आपको कम समय लगेगा। यदि आप अपनी चाल बढ़ा देते हैं तो उसमें आपको कम समय लगता है विद्यालय पहुंचने में। बस वही बात यहां पर है, 360 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी को तय करनी है
तो जो भी समय लग रहा है उस समय से अगर कम समय में दूरी तय करनी है तो उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी। प्रश्न कहता है कि चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा दी जाए तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई है। आपको यहां लिखना है माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अरे भाई बिल्कुल आसान बात है, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालिए। तो भाई आसान से हम कह सकते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे, देखो सूत्र लिख दें, दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितनी उसको तय करनी है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चाल कौन सी है? चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय उसको लगेगा 360 बटे x घंटा, इतना समय लगेगा। अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 360 बटे x घंटा का समय लगेगा। अब उसकी चाल अगर बढ़ा दी जाए तो समय उसका कुछ कम हो जाएगा, 1 घंटा। प्रश्न के अनुसार 1 घंटा कम समय लगता है। तो यदि उसकी चाल कितनी बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, देखो ध्यान दें, या लिख दें, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो अब बताओ चाल उसकी कितनी हो जाएगी? तो चाल उसकी हो जाएगी, पहले चाल थी x, उसमें 5 जोड़ दें तो उसकी चाल अब हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बताओ कितना समय लगेगा? समय बराबर वही फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 360 ही किलोमीटर रेलगाड़ी जा रही है, लेकिन उसकी चाल बढ़ गई। अब चाल कितनी हो गई? x प्लस 5। तो यहां से हमें दूरी बटे चाल, ठीक है, x प्लस 5 से भाग करना है। अब इतना समय लगेगा, यह समय 1 घंटा कम है। प्रश्न कहता है कि चाल उसकी बढ़ गई तो समय उसको 1 घंटा कम लगा, तो ये 1 घंटा कम है। अगर इसमें 1 घंटा जोड़ दिया जाए तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? पक्की बात हो जाएगा, क्योंकि ये समय 1 घंटा कम है। तो यहां पर लिख दें प्रश्नानुसार पहले समय लगा था 360 बटे x घंटा, अब समय लगा 360 बटे x प्लस 5 घंटा। ये समय कम है 1 घंटा, तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दिया जाए तो ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे। बस इसको हल करेंगे, x की वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। एक काम करते हैं, यहां से इस पद को पहले ये वाला इधर ले आए, 360 हमें कॉमन मिल जाएगा। यहां से हम लिख दें 1 बटे x, देखो 360 कॉमन में 1 बटे x बचेगा। यहां पर इस पद को इधर ले आओगे, माइनस का हो जाएगा, 360 कॉमन चला जाएगा, तो 1 बटे x प्लस 5 लिख दें और बराबर में 1 लिख दें। इसके बाद यहां पर देखो 360 ठीक लिखा हुआ है, x कॉमन लें, x और x प्लस 5, ये देखो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहां से x प्लस 5 लिख दें, माइनस x लिख दें और बराबर में यहां 1 लिख दें, ठीक है। यहां से देखो माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 360 गुणा में 5 और बटे में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, बराबर में यहां 1 लिख दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर दें, देखो यहां से अगर क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 1 का गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस 5x में इतना ही लिखोगे, बराबर में यहां 1 में इधर गुणा करोगे इतना ही, देखो कितना 5 में 0 का गुणा 0, 5 छक्का 30, 0 3 हासिल में और 5 तिया 15 और 3 18 लिख दें, 1800 हो जाएगा। अगर इधर ले आए तो माइनस का 18 लिख दें, बराबर 0 लिख दें, ठीक है, इतना ठीक है।
बस अब यहां पर यहां गुणनखंड करके x की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जो भी x का मान आएगा वही रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। देखो 1800 के गुणनखंड करें, 5 निकालना है, 5 हमें निकालना है। काहे से? माइनस निशान लगा, इसका मतलब ऐसे गुणनखंड बनाना है जिसमें घटाने से हमें 5 मिल जाए। तो यहां पर देखो इस प्रकार से लिख दें, 18 के गुणनखंड पहले कर दें। 18 के गुणनखंड देखो 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 100 के गुणनखंड करें 5, 5 25 दूनी 50 दूनी 100। देखो सब गुणनखंड तो हमने ये कर दिए। हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिससे कि घटाने पर हमें 5 मिल जाए। तो चलो यहां देखो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 तो ये हो गया। देखो 5 5 25, 25 दूनी 50 है। और इसके बाद यहां से ऐसे नहीं करेंगे, 5 यहां देखो 3 त्रिका 9 पंचे 45 ऐसे कर दें। देखो 45 तो ये हो जाएगा। और यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40 ये हो जाएगा। 45 गुणे 40 रख दें। देखो बिल्कुल एकदम आसान हो गया। 45 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। चलो यहां पर यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का यहां लिख दें 40x माइनस में लिख दें 1800 और बराबर में 0 लिख दें। सिंपल सा काम है। 45x में अगर 40x घटाओगे यहां हमें 5x मिल जाएगा। ठीक है, दो दो के समूह बना के यहां से कॉमन लें तो x यहां से कॉमन मिल रहा है, x प्लस 45 मिल जाएगा। और माइनस का यहां 40 कॉमन लें तो x माइनस माइनस प्लस और 40 का यहां भाग करोगे तो 45 बार जाएगा, बराबर में 0 लिखो। x प्लस 45 फिर से कॉमन मिल रहा है और यहां हमें x माइनस 40 मिलेगा, बराबर में 0 लिखो। ठीक है, अब बड़े आराम से देखो वही पुरानी बात, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है तो या तो ये गुणनखंड 0 है अथवा ये गुणनखंड 0 है। यदि x प्लस 45 को 0 लिख दें, यहां लिख दें यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो यहां से x का मान हमें माइनस 45 मिल जाएगा। देखो प्लस 45 इधर जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। तो अगर यहां पर x का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब चाल तो माइनस में हो नहीं सकती, इसको हम अमान्य लिख दें। चाल माइनस में नहीं हो सकती, इसको अमान्य लिख दें। यहां देखिए दूसरा गुणनखंड x माइनस 40 बराबर अगर 0 लिखोगे तो x बराबर कितना मिलेगा? 40 मिल जाएगा। और यदि x का मान 40 है तो यही x का मान रेलगाड़ी की चाल है। तो आपको लिखना है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल बराबर आपको क्या लिखना है? रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी गई। ठीक है, फिर से पूरी बात समझो बड़े आराम से। देखो पहले रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी को दूरी तय करनी है 360 किलोमीटर की। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर निकालना है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जानी है? 360 किलोमीटर। चाल कितनी है? x। तो आपको 360 बटे x घंटा लगेगा। यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो समय लगेगा 360 बटे x घंटा। यदि चाल बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल अब हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब कितना समय लगेगा? 360 बटे x प्लस 5 घंटे का समय लगेगा। ये समय 1 घंटा कम है। प्रश्न के अनुसार ये समय 1 घंटा, इस वाले समय से ये समय कम लग रहा है 1 घंटा। तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दिया जाए तो दोनों समय आपके बराबर हो जाएंगे। यही काम हमने देखो यहां किया है। 360 बटे x और यहां पर 360 बटे x प्लस 5 में 1 जोड़ दिया तो ये दोनों समय अब बराबर बराबर हो गए। इसको हल कर लिया। x के जो मान निकले वो 2 मान है। ये x का मान अमान्य लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर माइनस 45 निकला है, उसको अमान्य लिख दें। और x का मान जो 40 निकला है वो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां आपका हो गया। नोट करें भाई जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। लिखा है 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते। 2 नल हौज को भरना है और दोनों नलों के द्वारा हौज को भरने में लगा समय दिया गया है 9 सहित 3/8 घंटे में। ये दोनों नलों से हौज भर जाता है। चलो आगे लिखा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से
10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, अगर ज्यादा व्यास का नल होगा तो वो अधिक पानी देगा। ठीक है, वो जल्दी से उस हौज को भर सकता है, और यदि कम व्यास वाला नल होगा तो वो अधिक समय लेगा क्योंकि वो कम पानी दे रहा होगा, है ना, तो उसको हौज को भरने में अधिक समय लगेगा। तो प्रश्न कहता है 10 घंटे ये कम समय लेता है। कौन सा? 10 घंटे कम समय लेता है कम व्यास वाले नल से, अधिक व्यास वाला नल कम समय लेगा। ठीक है, आगे लिखा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अगर कम व्यास वाला नल हौज को भरे तो कितना समय लगेगा, अधिक व्यास वाला नल हौज को भरे तो कितना समय लगेगा, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो अगर हम ये मान लेते हैं, यहां पर है क्वेश्चन नंबर है 9वां, हम ये मान लेते हैं कि माना अधिक व्यास का जो नल है, अधिक व्यास लिखें या बड़े व्यास लिख दें, एक ही बात है ना, बड़े व्यास लिख देते हैं। माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा लेता है, x घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो बड़े आराम से कि जो कम व्यास का नल होगा, कम व्यास वाला नल हौज को भरने में अधिक समय लेगा। कितना? 10 घंटा। प्रश्न कहता है 10 घंटा अधिक लेगा। ये देखो x प्लस 10 यहां लिख दें, x प्लस 10 घंटे का समय लेगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अगर कम व्यास वाला नल हौज को भरेगा तो वो 10 घंटा अधिक समय लेगा, और अधिक व्यास वाला नल हौज को भरेगा, अगर वो x घंटे में भरेगा तो कम व्यास वाला नल उसको 10 घंटे अधिक समय लेके भर पाएगा। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। देखो अगर पूरा नल भरने में x घंटे लगता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। यहां पर आपको लिखना है बड़े व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा हौज बराबर कितना होगा, 1/x भाग हौज का 1/x भाग भर पाएगा 1 घंटे में। और यहां पर छोटे व्यास के द्वारा देखो 1 घंटे में कितना भरेगा, छोटे व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा हौज बराबर कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 10 भाग हो जाएगा। पक्की बात है। दोनों नलों के द्वारा 1 घंटे में कितना भरेगा, यहां लिख दें दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज बराबर कितना होगा। दोनों को जोड़ दें तो 1 घंटे में कितना भर जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 10, इतना भाग उसका भर जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में यहां देखो हल कर दें, x इंटू एक्स प्लस 10 एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और प्लस में यहां x लिख दें, तो इस प्रकार से देखो x जुड़ जाएगा 2x प्लस में 10 और अपॉन में x इंटू, या ऐसे लिख दें x स्क्वायर प्लस 10x, गुणा कर दें x का, तो इतना भाग भर जाएगा। कितने टाइम में? इतना 1 घंटे में। दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में हौज का इतना भाग भर जाएगा। अब देखो प्रश्न पर आ जाओ। प्रश्नानुसार यहां लिख दें, प्रश्नानुसार दोनों नलों द्वारा प्रश्न के अनुसार दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगता है। हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय बराबर देखो प्रश्न में दिया गया है कि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगता है। प्रश्न कहता है कि इसको समय लगता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में समय लगता है 9 सही 3/8 घंटे का समय लगता है। 9 सही 3/8 घंटे का समय लगता है। लगा समय कितना, 9 सही 3/8 घंटा, या इसको ऐसे लिख दें 8 ने 72 और 3 75, यहां 75/8 घंटा लिख दें। दोनों नलों को जब एक साथ खोला जाता है
तो हौज को भरने में 75/8 घंटे का समय लगता है। बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? इसलिए 1 घंटे में भरा हौज कितना होगा? 1 घंटे में भरा हौज दोनों नलों के द्वारा 1 घंटे में भरा हौज कितना होगा? बताओ भाई। 1 बटे लिख दें 75/8, ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 8/75 भाग इसका भर जाएगा। 1 घंटे में हौज का जो भाग होगा वो कितना भर जाएगा? 8/75 भाग, पूरे हौज का 8/75 भाग इसका भर जाएगा 1 घंटे में। अब देखो यहां पर ये तो प्रश्न के अनुसार है, और यहां जो हमने इन नलों को अलग अलग भरना है उसमें जो समय लगा है उसके अनुसार दोनों नलों को 1 घंटे में ये इतना भाग भरते हैं, इन दोनों को आप बराबर कर दें। तो यहां पर लिख दें, अतः यहां लिख दें 2x प्लस में 10 और बटे में लिखोगे x² प्लस में 10x और यहां बराबर में लिख दें 8/75। कितना लिखोगे? 8/75। बस क्रॉस मल्टीपल करो और यहां से हम दो घात समीकरण बनाएंगे और इसको हल करेंगे, बिल्कुल आसान से इसका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां 75 में इधर मल्टीपल करोगे, 8 का इधर मल्टीपल कर दें, तो सबसे पहले 8 का यहां कर दें 8x², यहां लिख दें 8x²। देखो ठीक है, 8x² प्लस यहां पर 8 का गुणा 80x हो जाएगा, यहां लिख दें प्लस 80x और यहां बराबर का निशान लगाओ। 80x है ना, ये 75 का इसमें गुणा करोगे, 75 दूनी 150, 150x लिख दें और 75 का 10 में गुणा 750 प्लस में लिख दें 750। ठीक है, इस तरीके। इसके बाद देखो यहां पर इधर ले आए तो 8x² ठीक लिखा है और ये आपका इधर ले आओगे तो 80 आपका प्लस का है 100, चलो यहां लिख देते हैं, प्लस का लिख दें 80x, माइनस का लिख दें 150x, माइनस का 750 लिखें बराबर 0 लिख दें। ठीक है, यहां से अब 8x² लिखो और ये आपका माइनस में देखो कितना बचेगा, आपको लिखना है 175, 150 में से 80 घटाओगे तो यहां 70 लिखो, माइनस का 70, ठीक है, माइनस का 750 बराबर में 0। अब यहां से आप चाहो तो 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हो। 2 से अगर डिवाइड करोगे यहां मिलेगा 4x², माइनस यहां पर मिल जाएगा 35x। यहां पर आपको देखो 2 से डिवाइड करना है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और बराबर में 0। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर हमें गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या श्रीधराचार्य से किसी भी विधि से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से। जो भी x का मान आएगा वो x का मान क्या होगा? बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में जो समय लेगा वो x का मान होगा। ठीक है, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो कम व्यास वाला नल जो समय लेगा वो निकल आएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो किस प्रकार, देखो समझो बात। अगर हम चाहें तो 375 और 4 के यहां पर गुणनखंड करें और ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने से हमें ये 35 मिल जाए। गुणनखंड विधि तो यही है। और यदि इसको श्रीधराचार्य से करना चाहें तो देखो ax² ऐसे कर दें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके, चलो इससे निकाल देते हैं। अगर इससे निकालोगे यहां पर तो a का मान हमें 4 मिल जाएगा, b का मान हमें माइनस का 35 मिल रहा है, c का मान माइनस का 375। ठीक है, a b c के दिए मान हो गए। अब यहां x बराबर निकालोगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, यहां लिखोगे b² माइनस 4ac और बटे में 2a, इतना लिखना है। ठीक है, देखो माइनस आपका ज्यों का त्यों, b की वैल्यू माइनस में 35 है, यहां माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा। आगे प्लस माइनस का निशान लगाओ, अंडर रूट ज्यों का त्यों, b² मतलब माइनस 35 का स्क्वायर लिखना है, माइनस में 4ac, a का मान 4 लिखना है, देखो ये बराबर 4 है, c का मान माइनस में 375 लिखना है और अपॉन में यहां क्या लिखना है 2a, का मान 4 लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर x की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी है, देखो 35 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहां पर माइनस 35 का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 35 का 35 में मल्टीपल बताओ कितना होगा, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 ये 15 और 2 17 लिख दें और 3 पंचे 15 और 3 त्रिका 9 10 लिखोगे, यहाँ 5 7 5 12 और यहाँ 2 और यहाँ 1 1225
यहां लिख दें 1225 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 गुणे में 375 लिख दो और अपोन में यहां पर 8 लिख दो। ठीक है, चलो इसको और आगे हल करोगे तो ये 35 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर देखिए 1225 तो ठीक है, प्लस का निशान लगाओ, 16 पंचे 80 हासिल में 8 लिखेंगे, 16 सत्ते 112, 8 120 हासिल में आपको 12 लिखना है, और 16 तिया 48, 48 में 12 जोड़ोगे तो ये हमें 60 मिल जाएगा, 60। ठीक है, इस प्रकार से ये 6000 है ना, और बटे में आगे क्या लिखना है 8। तो अब यहां से देखिए, चलो यहां पर हो सकता है ना दिख रहा हो, इधर आ जाओ, यहां पर आते हैं। x बराबर हमें देखो कितना मिल रहा है, x बराबर ये है 35 प्लस माइनस में यहां जोड़ के लिख दें, देखो कितना, यहां जोड़ोगे 6000 में 1225 जोड़ोगे तो 6 7 मानी 7225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7225, यहां लिखोगे 7225 लिख दें और बटे में हम 8 लिख दें। कितना लिखेंगे 8। तो x बराबर ये हो जाएगा 35 प्लस माइनस, तो यहां पर हम 7225 के गुणनखंड करें, यहां पर हमें मिलेगा 85 गुणे 85 बटे में लिख दें यहां पर 8 और बस x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 35 प्लस माइनस, यहां इसका वर्गमूल 85 लिख दें बटे में 8 लिख दें। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो आपका आंसर x का एक मान आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा मान आएगा। यहां सबसे पहले x का मान प्लस लें तो सॉरी ये प्लस चिन्ह लें तो x बराबर हमें मिल जाएगा 35 प्लस में 85 बटे में कितना लिखोगे 8, और यहां से दोनों को जब जोड़ें तो 5 5 10 और 8 3 11 और 1 12, मतलब 120 में 8 का भाग कर दें तो हम x की वैल्यू पाएंगे कितनी, देखो यहां से 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेगी 15। और यदि माइनस का चिन्ह लें तो देखो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस चिन्ह लेने पर यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर 35 माइनस का 85 बटे में 8 लिख दें। तो अब बड़ी आराम से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो x का मान है वो अमान्य लिखना है, क्योंकि ये तो माइनस की वैल्यू है। यदि माइनस की वैल्यू आ जाए तो x चूंकि है क्या, x मतलब क्या है, x का मतलब हौज को भरने में कितना समय लगेगा, माइनस में तो समय आता नहीं है, इसलिए ये x का मान माइनस में आया, इसको छोड़ दें। यहां पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, देखो 5 में से 5 घटाओगे 0 बचेगा, और ये माइनस का 8 है, यहां से 3 घटाओगे माइनस का 5 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 5 बटे में 8। ठीक है, इसको हम लिख दें अमान। तो इस प्रकार से हम जो x का मान है वो हमें मिल गया कितना 15। मतलब बात ये कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा, 15 घंटे का समय लेगा, जबकि कम व्यास वाला जो नल है वो 15 प्लस 10 बराबर कितना 25 घंटे का समय लेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर में आपको लिखना है, देखो आंसर में लिखना है, चलो यहां पर हम रब कर देते हैं, या फिर ऐसे समझो यहां पर आंसर लिख देते हैं, देखो यहां पर। ठीक है, आपको लिखना है बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को 15 घंटे में तथा कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल हौज को 15 प्लस 10 बराबर कितना 25 घंटे में भरेगा, इतना आपको लिखना है इस प्रकार। ठीक है भाई, नोट कर लो। थोड़ा बड़ा सवाल था, एक बार इसको पूरा दोहराएं और पूरे से दोबारा से फिर से एक बार पूरा वीडियो को रिपीट करके पूरा देख लें, ताकि पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, चलो इसको रब कर देते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। लिखा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज जाएगी, इसलिए उसको 1 घंटा कम समय लगता है सवारी गाड़ी से। आगे लिखा है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, मतलब कोई रेलगाड़ी रुक रही है, उस रुकने के समय का कोई ध्यान न किया जाए।
आगे है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सवारी गाड़ी की चाल अगर x है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की अधिक है कितनी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो हमसे दोनों रेलगाड़ियों की चालें पूछी गई हैं। एकदम देखो आसान बात है। हम यहां पर मान लेते हैं ये क्वेश्चन है आपका 10वां, और यहां पर हम ये मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की मान लें, यहां मानना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल यहां लिख दें, औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर लिख दें x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब प्रश्न के अनुसार एक्सप्रेस रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो औसत चाल कितनी हो जाएगी, इसमें 11 जोड़ दें, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल अधिक है सवारी गाड़ी से, कितनी अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ऐसा प्रश्न कहता है। आगे, इन दोनों रेलगाड़ियों को मैसूर से बेंगलोर जाना है, अर्थात 132 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो देखो सवारी गाड़ी कितना समय लेगी, यहां लिख दें सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय, बताओ समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। क्या होगा, दूरी बटे चाल, और दूरी ये कितनी जा रही है, 132 किलोमीटर की दूरी जा रही है, और किस चाल से, x से जा रही है, तो इतना समय लगेगा, 132 बटे x घंटा समय लगेगा इस सवारी गाड़ी के द्वारा। और यदि कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो कितना समय लेगी, यहां लिख दें एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय निकालना चाहें तो देखो दूरी तो वही है 132, इसको भी जाना है 132 किलोमीटर, तो दूरी तो 132 जाना है, लेकिन उसकी चाल कितनी है, x प्लस 11 है, तो इसको इतना समय लगेगा। सवारी गाड़ी 132 बटे x घंटे का समय लेगी, और एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो समय लेगी 132 बटे x प्लस 11 घंटे का समय लेगी। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि यह समय आपका कितना है, यह समय 1 घंटा कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये तेज जा रही है, तो भैया निश्चित रूप से 1 घंटा कम समय लेगी। तो यहां पर प्रश्न कहता है कि ये समय देखो 1 घंटा कम लेती है, तो इसका मतलब इसमें 1 घंटा जोड़ दिया जाए तो ये दोनों के समय बराबर बराबर हो जाएंगे। हम यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ध्यान दें कि 132 बटे x ये पहली वाली रेलगाड़ी ने समय लिया, और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसने समय लिया 132 बटे x प्लस 11, उसने इतना समय लिया। इसका समय 1 घंटा कम है, तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दिया जाए तो अब ये दोनों समय बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, इसने एक, जैसे मान के चलते हैं कि इसने 10 घंटे लिए तो इसने 9 घंटे लेंगे, क्योंकि 1 घंटे इसने कम समय लिया है, तो यहां पर 1 और जोड़ दिया जाए तो 9 में 1 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। इसलिए यहां पर ये 1 घंटा कम है तो 1 इसमें यहां और जोड़ देना है, बस इसको यहां हल करोगे आपका सीधा 132, देखो यहां से कॉमन लो, 132 यहां है, अगर इस पद को इधर ले आओगे तो 132 से 132 दोनों जगह 132 कॉमन मिल जाएगा, यहां 1 बटे x मिलेगा, यहां से इस पद को इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, और 1 बटे x प्लस 11 लिख दें बराबर इधर 1। ठीक है, इसको यहां और आगे हल करोगे 132, और यहां से x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम आएगा। यहां से देखिए x प्लस 11 लिखो, माइनस में x लिख दें बराबर में 1, ये माइनस का x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, हमें यहां से मिलेगा 132 गुणा में 11, देखो ऊपर 11 और नीचे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 11 में x का गुणा 11x हो जाएगा बराबर में 1 लिख दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो यहां से हमें x स्क्वायर प्लस में 11x बराबर में ये हो जाएगा 132 गुणे 11। ठीक है, और इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ, x स्क्वायर प्लस 11x, x स्क्वायर प्लस 11x इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, चलो गुणा करके लिख देते हैं,
यहां पर 132 और 11 का गुणा करें तो 11 दूनी 22, हासिल में 2, 11 तिया 33 और 2 35, हासिल में 3 और 11 एक 11 और 3 14, 11 और 3 कितना 14 लिखें, बराबर में 0 लिखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करके x की वैल्यू निकालनी है। 1452 के गुणनखंड करें और ऐसे जोड़े बनाएं जिसमें कि हमें घटाने से 11 मिल जाए। एकदम आसान बात है। देखो सबसे पहला काम करेंगे, देखो 12 गुणे 11 गुणे 11, समझो बात ध्यान से। अभी हमने इसमें 11 का गुणा किया था, तो 11 का गुणा करने से कितना मिलेगा, देखो 11 तो गुणनखंड में आएगा और ये देखो 12 गुणे 11 करोगे तो 132 हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि इस पूरे के गुणनखंड कितने हो गए, 12 गुणे 11 गुणे 11, और थोड़े गुणनखंड करें तो 4 तिया 12 लिख दें, गुणे 11 गुणे 11 ऐसे लिख लें। और इसके बाद देखो 11 चौको 44, 11 और 4 का गुणा, 11 चौको 44, और 11 और 3 का गुणा करें, 11 तिया 33, और आपस में अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो देखो 11 ही तो मिलेगा। 44 माइनस 33 बराबर 11। यहां देखो ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस में यहां लिख दें 44x, माइनस में लिख दें 33x, और माइनस में 1452। चलो इसको रब कर देते हैं, 1452 लिखें, बराबर में 0। यहां से देखिए 2 2 के समूह बना के हम कॉमन लेंगे, यहां से x और x प्लस ये 44 बचेगा। ठीक है, माइनस में यहां 33 कॉमन लें तो यहां x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां 44 बार भाग जाएगा, बराबर 0 लिख दें। और इसके बाद x प्लस 44 फिर से कॉमन मिल रहा है, और यहां हमें x माइनस 33 मिल जाएगा, बराबर में 0 लिख दें। यहां देखिए अगर ये गुणनखंड 0 लिखेंगे, देखो दो गुणनखंडों का गुणनफल यदि 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है अदरवाइज ये 0 है। तो यदि x प्लस 44 को 0 लिखोगे, x प्लस 44 बराबर 0, तो यहां से x बराबर माइनस 44 मिलेगा, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि चाल तो ऋणात्मक होती नहीं है। x का मतलब क्या है, चाल। हमने x को क्या माना है, चाल माना है। चाल ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए इसको हम यहां छोड़ देंगे, अमान्य लिख दें। और यदि x माइनस 33 बराबर 0 लिखोगे तो यहां से x का मान हमें 33 मिल जाएगा, और x का मतलब जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल हमें यहां मिल गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिख दें सवारी गाड़ी की औसत चाल। सवारी गाड़ी की औसत चाल हमें मिल गई कितनी, यहां लिखोगे 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी गाड़ी लिख दें, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसकी औसत चाल कितनी है, x प्लस 11, मतलब 33 प्लस 11, 33 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 44। उसकी चाल जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, बस यही दोनों चीजें पूछी गई थी कि ये दोनों गाड़ी है उनकी चालें बताइए। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो रही है। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। चलिए फाइनल एक लास्ट आपका और क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें, चलो इसको नोट कर लो। और इसके बाद जो लास्ट आपका 11वां प्रश्न है उस पर थोड़ा ध्यान दें, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। देखो लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 दिया गया है, परिमापों का अंतर कितना है 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताइए। देखो ध्यान दें, अलग अलग 2 वर्ग हैं। एक वर्ग आपका ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये मान लें कि इस वर्ग की जो भुजा है वो आपकी कोई x है, ठीक। और एक और आपका वर्ग है, उस वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं ये y है, इसकी भुजा कितनी है y। 2 वर्ग हैं, इसका क्षेत्रफल आप बता सकते हो। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग अर्थात x का वर्ग हो जाएगा। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहोगे इसका क्षेत्रफल होगा भुजा वर्ग, मतलब भुजा इसकी y है तो आपको लिखना है y वर्ग होगा। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर वर्ग मीटर और लिख दें। मान लेते हैं कि इसकी भुजा x मीटर है और ये भुजा इसकी कितनी है, दूसरे वाले वर्ग की भुजा y मीटर है। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो x वर्ग मीटर हो जाएगा,
वर्ग मीटर, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो बाई स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो यहां पर दोनों के परिमापों का अंतर ये दिया गया है, कितना, 24 दिया गया है। तो यहां बताओ इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप, पहले वाले का परिमाप बताओ, इस वर्ग का परिमाप कितना होगा। पहले वाले वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4x हो जाएगा। और इसका परिमाप बताओ कितना हो जाएगा, इस वाले का परिमाप जो है वो हो जाएगा 4 गुणे भुजा, मतलब 4y हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न में आगे एक बात और दी गई है, अब देखो ध्यान दें, इसमें यहां पर दो बातें दी गई हैं कि वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, दोनों के जो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों को जोड़ दें और जोड़ बराबर हमें कितना लिखना है, 468 लिखना है। देखो यहां पर समझो, बात ध्यान से समझना है। दिया है, क्या दिया गया है, हमें एक बात तो दी गई है भैया कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल जोड़ दें और क्षेत्रफलों का योग बराबर हम 468 लिख दें। दिया गया है x का वर्ग, देखो ध्यान दें, ये पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, दोनों का योगफल बराबर हमें दिया गया है 468, तो ये बराबर में 468 लिख दें, ठीक। एक बात तो हमें ये दी गई है, तथा एक बात और दी गई है कि उनके जो परिमाप हैं उनका अंतर कर दें। परिमाप, एक वर्ग है उसका परिमाप कितना है 4x और एक जो वर्ग है उसका परिमाप है 4y, उनका अंतर कर दें और अंतर बराबर हमें दिया गया है 24, तो ये बराबर 24 लिख दें। एक समीकरण ये भी हमें दिया गया है, देखो समझो बात, ठीक है। यहां पर हमें दो चीजें दी गई थी, एक तो हमें इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल और इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया गया था और उनके परिमाप हमने निकाले, परिमापों का अंतर बराबर, अंतर मतलब क्या होता है, इसमें से इसको घटाएं, अगर ये इसकी भुजा बड़ी है तो इसमें इसकी परिमाप ज्यादा होगी, ज्यादा में से कम घटाया जाता है, अंतर का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये माना है कि इसकी ये भुजा बड़ी है y से, x बड़ा है y छोटा है, मतलब ये वाला जो वर्ग है वो इसकी भुजा बड़ी है और ये वाला वर्ग है उसकी भुजा छोटी है, तभी तो हमने देखो यहां से घटाया है, इसके परिमाप में से इसका परिमाप घटाया, ठीक है। तो 4x - 4y बराबर 24, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 का पूरे इक्वेशन में भाग कर सकते हो यहां पर, तो ये हो जाएगा x - y और बराबर में यहां देखो 4 का भाग करोगे तो 4 × 24, 6 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन पर हम नंबर 2 डाल देते, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या करना है, एक वर्ग समीकरण बनाना है, दोनों को हल करके x और y के मान ज्ञात करने हैं और बस वही x और y के मान हमसे पूछे गए हैं कि इस वर्ग की कितनी भुजा है, इस वर्ग की कितनी भुजा है, इसकी हमने x मानी है, इसकी y मानी है, x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, एकदम देखो ठीक है। चलो यहां से देखते हैं, अगर यहां से x का मान निकालें, समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा 6 + y, कितना हो जाएगा, x बराबर 6 + y, और कहां रखें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 से x बराबर 6 + y समीकरण 1 में रखने पर यहां रख दें, देखो x के स्थान पर आपको 6 + y रखना है और इसका स्क्वायर है तो चलो स्क्वायर भी लिख देते हैं, प्लस y² आपका ठीक लिखा है, बराबर में 468 लिख दें, ठीक है। अब बस इसको हल करोगे तो होल स्क्वायर पहले तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, पहले पद का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36 लिख दें, प्लस ये y है इसका स्क्वायर करोगे y² हो जाएगा, प्लस यहां इन दोनों पदों का गुणा करके दूना लिखा जाता है, देखो 6y का दूना 12y लिखना है, प्लस y² ज्यों का त्यों, और ये इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा 468 और फिर बराबर में 0 लिख दो। तो यहां y² और y² के दोनों पद ये 2y² लिखना है, प्लस में ये 12y ज्यों का त्यों लिखना है, और ये देखो 468 माइनस का है, 36 प्लस का है, तो यहां माइनस का बचेगा कितना, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 मिल जाएगा, और ये 6 में से 3 घटाओगे 3 मिलेगा, 4 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है, 432 हो गया और बराबर में यहां 0 लिख दो। चलो एक बात और हमें समझ में आ रही कि पूरे समीकरण में 2 का हम भाग कर सकते हैं, पूरे समीकरण में 2 का भाग कर दें, तो यहां 2 का भाग करोगे, यहां तो हम y² लिख देंगे, यहां 2 का भाग करोगे तो प्लस का 6y बचेगा, कितना 6y बचेगा,
यहां 2 का भाग करोगे तो देखो 216 बचेगा, माइनस में लिख दें 216 और बराबर में 0। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ रहा। और फिर इसके बाद में देखो 216 के अब हमें गुणनखंड ऐसे ही करने हैं, जोड़े बनाने हैं कि घटाने पर 6 आ जाए, गुणनखंड है ना। तो 216 की चलो कर देते हैं, 216 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 एकम 0 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कर दो 3 निम 27 और 3 त्रिका 9। ठीक है भाई। अब जोड़े बनाओ, ऐसे जोड़े बनाना है कि घटाने पर हमें 6 मिल जाए। 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18 ऐसे कर दें, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 18 में से 12 घटा दें भाई, बिल्कुल एकदम सीधा सटीक आंसर 6 मिलेगा। ठीक है, तो 18 माइनस 12 हमें यहां लिखना है। देखो 22 स्क्वायर ठीक है, प्लस में यहां लिख दें कितना, 18 बाई लिखें, माइनस का यहां 12 बाई लिख दें। 18 बाई में से 12 बाई घटाओगे 6 बाई मिलेगा, माइनस का 216 ठीक है, बराबर 0 लिख दें। चलो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, 2 के जोड़े बना के यहां कॉमन लेना होता है। पहले जोड़े से 22 कॉमन है तो 22 प्लस 18 मिलेगा। यहां से माइनस का 12 कॉमन लें तो 22 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 का भाग करोगे 18 बार जाएगा, बराबर में 0 लिख दें। तो अब 22 प्लस 18 ये लिखना है, फिर से कॉमन देखो दोनों जगह से आ रहा है। यहां 22 माइनस 12 ज्यों का त्यों लिखोगे, बराबर 0 लिख दें। और इसके बाद ये दोनों गुणनफल देखो, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है, तो इसका मतलब एक जरूर 0 होगा। यदि 22 प्लस 18 बराबर 0 लिखोगे तो 22 की वैल्यू यहां से माइनस 18 मिलेगी। 22 की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 18। 22 है क्या, 22 वास्तव में वर्ग की भुजा है, वो ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकती। कोई भी भुजा, कभी कोई माप ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब ये 22 का मान जो माइनस 18 आया है वो अमान्य है, बिल्कुल मान्य नहीं करना है, इसको छोड़ दें। और यदि यहां पर 22 माइनस 12 को 0 लिखोगी तो यहां से 22 बराबर कितना मिलेगा, देखो 12 मिलेगा। और अगर 22 का मान 12 है तो ये बिल्कुल एकदम सही है। 22 मतलब दूसरा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा हमें 12 मीटर मिल गई। देखो है ना, ये 22 का मान उठा के आप यहां पर कहीं रख दो, कहां रख सकते हो, देखो इसमें लिख दो। 22 का मान कहां लिख दो, समीकरण 2 में लिख दें। यहां लिख दें 22 बराबर 12, समीकरण 2 में लिख दें। समीकरण 2 में रखने पर दूसरे समीकरण में रख दें, देखो यहां पर लिख दें। x आपका ठीक लिखा है, माइनस में 22 और 22 का मान कितना लिख दें, 12, बराबर में कितना लिखोगी, 6 लिखोगी। ठीक है, अब यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 12 अर्थात 18। मतलब पहले वर्ग की भुजा बराबर आपको लिखनी है 18 मीटर। ठीक है, और जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग की भुजा उसको आप 22 हमने माना था और 22 बराबर 12 निकला है, तो 12 मीटर लिखनी है। यही हमसे पूछे गए थे कि दोनों वर्गों की कितनी भुजाएं हैं उनको आपको बताना है। पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको भी नोट कर लो। ये है हमारे पास अंतिम प्रश्न, जो कि ये बुक के अनुसार कितना है, 11वां प्रश्न है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है। ठीक है बच्चों, यहां से अच्छे से इसको नोट कर लें, समझ लें, पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपकी जो एक एक्सरसाइज, अंतिम एक्सरसाइज रह गई है, हम ऐसे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण लगभग हम लोग बिल्कुल समापन की ओर आ गए हैं। बच्चों यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बाय द वे, अगर किसी को कोई एग्जाम्पल में समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। ठीक है, और इसके बाद अब हम आगे एक्सरसाइज 4.4 को अगले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है ना। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो पर लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।